यहाँ पर हड़प्पा एक शहर आता है, उसी के नाम पर हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा। ऐसे ही लोथल है, धोलावीरा है, मोहनजोदाड़ो है ना। तो ये अलग अलग सिटीज के इस टाइम पीरियड में हड़प्पा के अंदर या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर सिटीज डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। इस तरीके के एग्रीकल्चर टूर को ये लोग यूज किया करते थे। एक इंसान है, वो अपना सामान आपको देगा और आपका सामान आपसे ले लेगा, तो वस्तु विनिमय जिसे कहा जाता है वो यहाँ पर हुआ करता था। इतनी बड़ी ये सिविलाइजेशन रही, इतनी एडवांस ये सिविलाइजेशन रही, इस सिविलाइजेशन की एंडिंग का क्या स्ट्रक्चर है या फिर यहाँ पर गवर्नेंस का क्या स्ट्रक्चर हुआ करता था। अब इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर किन किन लोगों ने इसको ढूंढा, किन किन लोगों ने इस पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया। हेलो 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 हेलो, नमस्कार 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 साथियों। हम बात कर रही हैं अपनी क्लास 12th के प्यारे साथियों के साथ, और क्लास 12th के अपने प्यारे प्यारे साथियों के साथ बातचीत करते हुए एक नए दिन, एक नए सेशन को हम लोग यहाँ पर आपके सामने रख रहे हैं। क्लास 12th के अंदर जो हमारे प्यारे दोस्त हैं और जिनके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसके अंदर हिस्ट्री का आपका सबसे पहला चैप्टर हमें देखने को मिलता है दोस्तों, जिसे हम लोग कह रहे हैं ब्रिक्स। उसी के साथ साथ आप देखते हैं बीड्स, और उसी के साथ साथ उसे हम लोग बोल रहे हैं बोन्स। तो ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, ये जो हमारा प्यारा सा चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ब्रिक्स का मतलब आपको पता है ईंटें, उसी के साथ साथ बीड्स जिसे हम लोग हिंदी में मनके कहते हैं, और बोन्स होती हैं हमारी हड्डियां। अगर हम लोग लार्जली देखें इस चैप्टर के अंदर ना, हमें कहीं ना कहीं इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पोर्शन आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं, और यहां पर हम लोग आप सभी के साथ क्या करेंगे, डिकोड करेंगे कि जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, जिसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जो इंडिया का सबसे पहला एक तरीके से अर्बन सेटलमेंट था, कि बड़े तौर पर भारत के अंदर हम देखें दोस्तों, है ना, कि जो सबसे पहले शहर विकसित हुए हैं वो इसी पीरियड के अंदर हुए हैं, और इनका जो पूरा का पूरा इतिहास रहा है उसे हम लोग आपके सामने जानने की कोशिश करेंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश कर लेते हैं बेटा कि जिस सब्जेक्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी को हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। और बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमारे सामने जब हिस्ट्री वर्ड आता है तो लार्जली हम लोग हिस्ट्री वर्ड की डेफिनेशन नहीं दे पाते हैं, या फिर हम लोग हिस्ट्री को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। सिंपल तरीके से देखें दोस्तों कि जो ये हमारा वर्ड है हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब क्या है कि एक तरीके से रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल, कि कोई भी हमारा टाइम जो गुजर चुका है, कोई भी हमारा पास्ट जो जो गुजर चुका है, और उसका हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल होता है, उसी को हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। और जो भी चीजें गुजर चुकी हैं उसके बारे में हमारे पास लिखित में, रिटर्न में कोई चीज एक तरीके से मौजूद है, तो वो हम लोग हिस्ट्री के पैरामीटर पर उसको रख देते हैं। हमारे सामने आता है दोस्तों हिस्ट्री के अंदर एक कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब क्या है कि एक तरीके से मटीरियल, और एक तरीके से क्या है दोस्तों कि हमारे पास के एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके अंदर हमारे पास रिटर्न मटेरियल है ना, कि कुछ ऐसा हमारा एक टाइम पीरियड रहा है ह्यूमन हिस्ट्री में जिसके अंदर उस टाइम के अंदर जो लिखी हुई चीजें हैं वो अवेलेबल हैं। लेकिन परेशानी ये है कि इंसान उसे अभी, यानी कि करंट जनरेशन या फिर जो हम लोग हैं, उसे समझ नहीं पाए। और जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है दोस्तों, अगर हम बात करें जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो हमें प्रोटो हिस्ट्री का ही पार्ट देखने को मिलता है। फिर है हमारा प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब है दोस्तों कि जिसके एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं, जिसे इजीली हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो हमारा रहा। इसी के साथ साथ जब हम लोग अपनी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं तो ये और अलग अलग टाइम जोन्स में बढ़ जाती है। इसमें से सबसे पहला जोन हमें आता हुआ दिखता है जिसे हम लोग बोलते हैं आयरन एज। आयरन एज का मतलब है कि एक ऐसा टाइम पीरियड जब ह्यूमंस जो थे, जो इंसान थे, वो लार्जली आयरन का यूज कर रहे थे। और हमें देखने को मिलता है दोस्तों स्टार्टिंग से लेकर, जब से ह्यूमन इंसेप्शन हमने होता हुआ देखा, और उससे लेकर हमें देखने को मिलता है कि 1000 बीई तक, है ना, बीईसी तक हमें देखने को मिलता है, बीसीई तक हमें देखने को मिलता है ना, कि 1000 बीसीई तक हम देखते हैं कि हमारे पास आयरन एज मौजूद था। फिर हमारे पास आता है दोस्तों ब्रोंज एज, है ना, जिसे हम लोग, है ना, ब्रोंज एज कह रहे हैं। और इस ब्रोंज एज के अंदर ही हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन आती हुई देखने को मिलती है, जिसका टाइम जोन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और फिर इसी तरीके से हमारी चीजें हमें आगे बढ़ती हुई दिखती हैं। फिर हमारा कॉपर वाला पोर्शन आता है, फिर हमारा एग्रीकल्चर का पोर्शन आता है। ये हमने देखा। लार्जली हम लोग यहाँ पर अपने हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना बेटा, आप देखते हैं कि इस हड़प्पन सिविलाइजेशन को भी 3 भागों में बढ़ता हुआ हम देखते हैं, है ना। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो पूरा का पूरा पीरियड है, ये 3 फेजेस में बढ़ जाता है। एक कहलाता है अर्ली हड़प्पन, है ना, जो हमें 6000 से 2600 बीईसी तक देखने को मिलता है। दूसरा फेज हमारा कहलाता है मिच्योर हड़प्पन, ये हमारा 2600 से लेकर 1900 बीईसी तक हमें देखने को मिलता है, बीसीई तक देखने को मिलता है। और लेट हड़प्पन हमें आता हुआ दिखता है, जो 1900 से लेकर 1300 बीसीई तक हमें देखने को मिलता है।
अब अगर आप ध्यान से देखें कि अगर हम बात करते हैं अर्ली हड़प्पन की, जो हमारा स्टार्टिंग पोर्शन है अर्ली हड़प्पन का, उसके अंदर आप देखते हो कि यहाँ पर रूरल सेटलमेंट है कि ज्यादातर जो हड़प्पा का ये टाइम पीरियड है, यहाँ पर गांव ज्यादा मौजूद हैं और इसके अंदर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि एक तरीके से ना एग्रीकल्चर पर ही फोकस किया जाता है और यहाँ पर हमें चरवाहे देखने को मिलते हैं जो जानवरों को अपने पास रखते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं मिच्योर हड़प्पन की, ये जो हमारा मिच्योर हड़प्पन हमें देखने को मिल रहा है, ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर क्या है दोस्तों कि अलग अलग बड़े बड़े शहर डेवलप्ड हो रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन में। यहाँ पर हड़प्पा एक शहर आता है, उसी के नाम पर हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा। ऐसे ही लोथल है, धोलावीरा है, मोहनजोदाड़ो है ना। तो ये अलग अलग सिटीज के इस टाइम पीरियड में हड़प्पा के अंदर या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर सिटीज डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं और अलग अलग सिटीज के नाम यहाँ पर आपको दिए गए। और उसके बाद दोबारा से ये जो तीसरा फेज हमारा आता हुआ हमें दिख रहा है, जिसे हम लोग लेट हड़प्पन के नाम से जान रहे हैं, यहां पर क्या होता है दोस्तों कि यहां पर डी अर्बनाइजेशन होता है, यानी कि जो पूरी की पूरी इकोनॉमी थी सिटीज की वो कोलैप्स होनी शुरू कर जाती है और दोबारा से लोग गांव के अंदर डेवलप होना शुरू करते हैं, गांव के अंदर स्टैब्लिश होना शुरू करते हैं, गांव के अंदर अपने सेटलमेंट्स बनाना शुरू करते हैं। और जो रूरल इलाके थे, यानी कि जो सिटीज में काम करने वाली चीजें थी, वो खत्म हो जाती हैं और लोग गांव को बसाना शुरू करते हैं और गांव में जैसे काम होते हैं जानवरों के साथ, कैटल्स के साथ, वो चीजें होती हैं। अब अगर हम देखें कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें लार्जली देखने को मिलता है कि हमारे पास अलग अलग तरीके की चीजें निकलती हुई देखने को मिलती हैं, है ना। और इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें बेटा, तो हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले एक चीज जो हमारे सामने मौजूद है, इसे हम लोग बोलते हैं सिटाडेल। अब ये जो हमारा सिटाडेल है ये कुछ इस बनावट का हमें देखने को मिलता है और इसके अंदर जो हमारा वेस्ट वाला हिस्सा, सिटाडेल के अंदर जो हमारा ये नॉर्थ होता है, ये हमारा ईस्ट होता है, ये साउथ होता है और ये वेस्ट होता है। सिटाडेल के अंदर जो हमारा वेस्ट वाला पोर्शन हमें देखने को मिलता है, ये एक तरीके से क्या है दोस्तों कि मड ब्रिक्स का बना हुआ है और यहां पर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि इस पोर्शन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ रिचुअल्स को ये लोग प्रेजेंट किया करते थे या फिर कुछ जो इनके है ना परंपराएं थी, वो लोग इसके अंदर क्या करते थे, एग्जीक्यूट किया करते थे। फिर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि शहर के अंदर एक लोअर टाउन था जो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ था, ईस्ट की तरफ हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो ज्यादातर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हुआ करते थे या फिर घर हुआ करते थे जिसमें लार्जली लोग रहा करते थे। अगर हम बात करें कि लोथल जो है वो एक एरिया है, एक सिटी है जिसके अंदर सिटाडेल इज नॉट फुल्ली वर्ल्ड ऑफ। एंड धोलावीरा के अंदर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर भी सिटाडेल के हमारे कुछ छोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं वो आते हुए दिखते हैं। अगर हम देखें कि इस पूरे के पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर लार्जली जो हमारा मिच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन हमने देखा, उसके अंदर शहर बन रहे थे, चाहे हमारा मोहनजोदाड़ो हो, हड़प्पा हो, लोथल हो, कालीबंगा हो, जो हमारे अलग अलग शहर हमने देखे। इन शहरों के अंदर हम देखते हैं दोस्तों कि बहुत सारी कॉमनैलिटीज हमें देखने को मिलती हैं, यानी कि एक ही तरीके से चीजों को बनाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर ना एक तरीके से यूनिफॉर्म ब्रिक के जो ईंटें हैं वो बहुत ज्यादा हमें सेम देखने को मिलती हैं। दिस एग्जैक्ट ब्रिक कि इन्होंने क्या किया दोस्तों कि जिस तरीके से ईंटों को बनाया है वो हर एक शहर में एक ही तरीके से बनी हुई है। उसकी लेंथ आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि 4 के आसपास थी, ऐसी हमें इसकी विड्थ देखने को मिल रही है जो 2 के आसपास थी और हाइट भी आपको यहाँ पर दिखती है। हर एक शहर के अंदर जितनी भी ईंटें बनाई गई हैं वो इसी यूनिफॉर्मिटी के साथ, यानी कि इसी तरीके के स्ट्रक्चर से बनाई गई हैं। फिर एक और पॉइंट हमें देखने को मिलता है, क्या है बेटा, हम देखते हैं कि स्ट्रीट जो है कि जितने भी हमारे शहर हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर आपको एक दूसरे के साथ कटते हुए देखते हैं, कि है ना हर एक जो हमारा शहर है उसके हर शहर के अंदर जो हमारी सड़क है वो आपस में चौराहों को एक तरीके से आप देखते हैं दोस्तों कि काटती हुई निकल जाती है। और घर के बाहर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि एक तरीके से ड्रेनेज सिस्टम है और वहीं पर आप देखें दोस्तों कि जो ड्रेनेज सिस्टम है ना वो भी कहीं ना कहीं आप देखते हैं दोस्तों कि कवर करके रखा हुआ है ताकि जो मच्छर हो या फिर जो गंदगी है वो बाहर नहीं आए, कुछ इस तरीके से हम देखते हैं। तो बहुत ही वेल प्लान्ड सिटीज का स्ट्रक्चर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर देखने को मिलता है कि घर के जो बाथरूम का पानी है वो कुछ इस तरीके से ड्रेनेज के जरिए बाहर आप निकलता हुआ देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि इन लोगों ने ना घरों को तो बनाया ही है, सिटीज को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप तो किया ही है। एक बहुत अच्छा फीचर जो यहां पर हमें देखने को मिलता है बेटा वो क्या है कि इन लोगों के जरिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान हम देखते हैं कि इन लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो की है वो प्राइवेसी पर ध्यान दिया है कि घर के अंदर की जो चीजें हैं वो घर के अंदर ही रहें और बाहर के लोग घर के अंदर ना देख पाए।
तो क्या किया जाता है दोस्तों, ओपन सेंट्रल स्पेस डेडिकेटेड टू डेली एक्टिविटीज लाइक कुकिंग एंड वीव। तो हम देखें कि जो घर होते हैं वो लार्जली कुछ इस तरीके से बने होते हैं, जिसमें जो ये बीच वाला हिस्सा हमें देखने को मिलता है, इसके अंदर ज्यादातर खाने बनाने के काम हुए, जो घर से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वो की जाती हैं। यहां पर एक कमरा है, यहां पर एक कमरा है, यहां पर एक कमरा आप देख पा रहे हैं। फिर आप देखें विंडोलेस वॉल के जो हमारे आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि जीरो विंडोज ऑन द ग्राउंड फ्लोर, कि ग्राउंड फ्लोर जो होगा उस पर बिल्कुल भी आपको खिड़कियां देखने को नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं वो आपके घर के अंदर देख सकते हैं, इसीलिए जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरे पूरे पैक्ड होते थे, उनमें कोई भी खिड़कियां हमें देखने को नहीं मिला करती थी। उसी के साथ साथ ओपन सेंट्रल स्पेस डेडिकेटेड टू डेली एक्टिविटीज, वही बात यहां पर हमने आती हुई देखी। अच्छा, मेन डोर जो होता है दोस्तों एक तरीके से वो थोड़ा ऊपर रखा जाता है, थोड़ा सा ऊपर एलिवेटेड रखा जाता है, ताकि बाहर से कोई अंदर चीजें ना देख पाए। तो खिड़कियां भी नहीं है और दरवाजों को थोड़ा सा हम ऊपर देख रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि स्टेयर केस, यानी कि ये समझ में आता है कि जो भी ज्यादातर घर थे वो डबल स्टोरेज के थे, यानी कि 2 मंजिला घर बने हुए थे, क्योंकि खिड़कियों के साथ साथ हमें यहाँ पर सीढ़ियां भी देखने को मिला करती हैं। और अगर आप बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की, है ना, तो यहां पर हर घर के अंदर हमें एक तरीके से कुआं दिखता है। हर घर का एक अपना कुआं था जहां से वो पानी को निकाला करते थे और उसको यूज किया करते थे, ये हमने देखा। कुछ इनके और फीचर्स भी हैं, जैसे यहां पर किस किस तरीके के जो खाने पीने के हमारे सामान हुआ करते थे वो क्या थे, और किस किस तरीके की चीजें ये लोग पैदा किया करते थे, कौन से जानवर थे और कौन से टूल्स को ये लोग यूज किया करते थे, वो हम देखें। हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि कल्टीवेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर वीट, यानी कि जो हमारा गेहूं हुआ, बार्ली, है ना, ज्वार जिसे हम बोलते हैं, है ना, लिंटस जो हमारी दालें हमें देखने को मिलती हैं, है ना, चना जो हमारा होता है, उसको ये लोग पैदा किया करते थे। और बड़े तौर पर आप देखते हैं दोस्तों कि जो गुजरात वाला हमारा रीजन है, वहां पर एक्सट्रीमली रेयर तरीके के जो चावल थे वो इस रीजन में पैदा हुआ करते थे। कौन कौन से जानवर यहाँ अवेलेबल थे, तो डोमेस्टिक तौर पर कि इन्होंने अपने यहाँ पर जानवरों को रखा हुआ था। कैटल जो हमारे गाय भैंस आपको देखने को मिलती है, शीप हुआ, या फिर जो हमारी बकरियां हुए, सुअर हुए जिसे हम पीक कहते हैं, वो था। और इनको ये लोग अपने यहाँ पर रखते थे, इनके मांस का सेवन वगैरह ये लोग किया करते थे, अपने साथ रखा करते थे। किस तरीके के एग्रीकल्चर टूर को ये लोग यूज किया करते थे, तो आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि यहाँ पर टेराकोटा पिलो मॉडल फाउंड, है ना, हुआ करता था। डबल क्रॉपिंग ये लोग यूज किया करते थे कालीबंगा के अंदर। और इरिगेशन जो था कि अगर इन्होंने खेती करी और खेती के लिए इन्होंने जो अपने खेतों को रखा हुआ है, जो इनका एग्रीकल्चर का पूरा लैंड है, वहां तक पानी को पहुंचाने के लिए जैसे आज के टाइम पर हमारी मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम होता है, कुछ वैसा ही हमें देखने को मिलता था। और रिजर्वेयर्स यानी कि पानी को जमा करने के इन्होंने स्ट्रक्चर बनाए हुए थे, जो हमें धोलावीरा के अंदर देखने को मिलता है। तो काफी एडवांस और काफी मॉडर्न तरीके की इनकी लाइफस्टाइल स्ट्रक्चर था, और अलग अलग तरीके के जानवरों को ये अपने साथ इनकलकेट कर कर अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। वहीं अगर हम बात करें कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस वर्सेस एलीट प्रैक्टिसेस के उस टाइम जोन के अंदर जो कॉमन लोग थे उनकी जिंदगी कैसी थी, और जो एलीट यानी कि जो रिच लोग थे उनकी जिंदगी कैसी थी, तो उसको समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि वहां पर ना हमें अलग अलग लोगों की कब्रें देखने को मिली हैं, है ना। और उन कब्रों से हमें समझ में आता है कि जो इंसान उस टाइम पर मरा करता था, जो मर जाता था, उसे वो लोग कब्रों में दफना दिया करते थे। और अगर किसी ऐसे इंसान की कब्र मिली है, अगर आप देखें दोस्तों कि कोई ऐसे इंसान की कब्र मिली है जिसके अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि उसकी उस आदमी की एक तरीके से बॉडी है, और बॉडी के साथ आप देखते हैं दोस्तों कि बहुत ही कॉमन चीज डाली गई है, बहुत ही कॉमन सामान, है ना। तो हम लोग डेड बॉडीज के जरिए समझ सकते थे कि कौन सी डेड बॉडी या फिर कौन सा जो एक तरीके से हमारा है ना कब्र है, वो एक अमीर इंसान की है, क्योंकि जो कॉमन लोग हुआ करते थे जब उनको दफनाया जाता था तो उनके साथ कॉमन सामान रख दिए जाते थे, है ना। वहीं अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी अमीर आदमी को बरी किया जाता है या फिर उसको दफनाया जाता था, तो उसके साथ बहुत सारे जो वैल्यूएबल आइटम्स थे उनको दफनाया जाता था। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों कि गोल्ड हुआ, या फिर आप देखते हैं कि जो अलग अलग तरीके के जो उसके वैल्यूएबल चीजें थी ना, उनको रखा जाता है। और उनको रखा जाता था, माना जाता था कि आफ्टर लाइफ यानी कि दूसरी जिंदगी, मरने के बाद की जो दूसरी लाइफ होगी, वहां पर उस अमीर आदमी के लिए ये सब चीजें काम में आ सकती हैं। अलग अलग तरीके के हमें लग्जरियस ऑब्जेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जो हम देखते हैं दोस्तों कि जो निकाले हुए दिखते हैं। रेयर मटेरियल्स आप देखते हैं दोस्तों कि मौजूद हैं, जो बहुत ज़्यादा हाईली माने जाते हैं, जो उस टाइम के अमीर लोगों के पास लार्जली हुआ करते थे। और फिनेस पोर्ट जो होता है, जैसे अगर आप देखें कि हमारे पास जो चीनी मिट्टी के पत्थर होते हैं, लार्जली अगर हम देखें, कुछ इतने ही खूबसूरत और नक्काशी किए हुए चीज़ें अमीरों की कब्रों से हमें देखने को मिलती हैं। वहीं अगर हम बात करें
कि जो आइटम्स यूजुअली नॉर्मल लोगों के साथ हमें देखते हैं दोस्तों कि उसके अंदर खाने पीने के जो सामान हुए उनको रख दिया जाता था कि वो वहां पर आफ्टर लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं। तो क्या क्या चीजें थी और किस तरीके से वो पॉइंट्स था उनको हमने देखा। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारे सामने है, द मेकर ऑफ अ फैक्ट्री, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई अ मैन्युफैक्चरिंग हब। कि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इन चीजों को खोदा, जिन्होंने इन चीजों को एक तरीके से हासिल किया या फिर ढूंढा, उनको कैसे पता चला कि भैया कहां कहां पर किस किस तरीके की चीजें और एक्टिविटीज हुआ करती थी, ये हम देखें। दे लुक फॉर रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग टूल्स के, हम लोग जो हमारे एक तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने देखा कि कहां कहां पर हमें हमारे रॉ मटेरियल देखने को मिल जाते हैं, या फिर वो फिनिश्ड है या फिर अनफिनिश्ड है या फिर वेस्ट मटेरियल है। तो हमें देखने को मिलता है कि लोथल जो हमारा एरिया है, यहां पर स्पेशलाइज सेंटर था जहां पर एक तरीके से येलो स्टोन जो था दोस्तों उसको प्रोड्यूस किया जाता था और उसको काफी लेवल पर हम लोग बनते हुए देख रहे थे। वही हम देखते हैं कि जो हमारा बालाकोट और का एरिया है, ये एक कोस्टल हब था और इसके अंदर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि हार्वेस्ट के लिए यानी कि खेती बाड़ी के लिए इसको बड़े लेवल पर यूज किया जा रहा था, है ना। फिर हम लोग एक और पॉइंट्स देखते हैं कि ये भी देखने को मिलता है दोस्तों कि जो हमारी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, यहां पर ना एक तरीके से एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि ये लोग सामान को बनाया करते थे और यहां पर बार्टर सिस्टम देखने को मिला करता था कि एक इंसान है, वो अपना सामान आपको देगा और आपका सामान आपसे ले लेगा, तो वस्तु विनिमय जिसे कहा जाता है वो यहां पर हुआ करता था। तो ये लोग जो बिजनेस था वो अलग अलग सिटीज आपस में करती थी, जैसे मोहनजोदाड़ो आप देखते हैं हड़प्पा के साथ, लोथल हुआ, है ना, अलग अलग शहर आपस में किया करते थे और ये दूसरी सिविलाइजेशन के साथ भी बिजनेस किया करते थे। तो जैसे हम देखते हैं दोस्तों कि मेसोपोटामिया के साथ इनके रिलेशन थे जिसे हम लोग अकाड के नाम से भी जान रहे हैं। बहरीन जो हमारा आज का कहलाता है, जिसे हम लोग उस टाइम पर दिलमुन जो सिविलाइजेशन थी उसके नाम से जानते हैं। ऐसे ही ओमान के साथ भी इनके रिलेशंस हमें देखने को मिलते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुहा कहा जाता है ना, मेलुहा भी कहते हैं और इंडस वैली भी कहते हैं या फिर हड़प्पन भी कहते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का रिलेशन जो थे ओमान के साथ भी थे, वहां से भी वो लोग सामान खरीद रहे थे, मेगान से और दिलमुन से भी और अकाट से भी। केमिकल एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं कि ओमान के अंदर हमें बहुत सारे कॉपर के आर्टिफैक्ट्स दिखते हैं जो ये बताता है कि भैया ये हड़प्पा से आता हुआ दिखता है। वही मेसोपोटामिया के अंदर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि वहां से भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के, है ना, जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो मौजूद हैं जो बताते हैं कि ये आर्टिफैक्ट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के या फिर मेहलुआ मेहलुआ के हैं। और ये चीजें हमें बड़े तौर पर आप देखते हैं दोस्तों कि बहरीन के अंदर भी देखने को मिलती हैं। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट हमारे सामने है, क्या कि ये जो पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन है अगर हम ध्यान से देखें तो हमें देखने को मिलता है कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ना ये लोग स्टील का यूज किया करते थे। जैसे मान लीजिए कि ये कोई खाने का एक तरीके से प्रोडक्ट है, एक बोरी है आटे की चावल की, उसके ऊपर सील को इम्बोस कर दिया जाता था और ये जो सील हुआ करती थी ये क्ले की हुआ करती थी और जिसका मतलब था दोस्तों कि ये जो पर्टिकुलर चीज है ये ऑथेंटिक है और ये बिलोंग करती है इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। उस टाइम पर अगर हम देखें दोस्तों कि वहां के जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो यूज कर रहे थे एन अनडिक्रिप्टेड पिक्चरोग्राफी स्क्रिप्ट के एक तरीके से। वहां पर क्या था बेटा कि अगर चीजों को डिपिक्ट करना है या फिर बताना है तो वो लोग पिक्चर्स का यूज किया करते हैं। जैसे अक्षरों के बदले हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर डिफरेंट तरीके की जो पिक्चर्स है ना उसका यूज किया जा रहा था, जिसको अभी भी हम लोग लार्जली नहीं पढ़ पाए हैं, ये हम देखते हैं। और यहां पर जो वेट हुआ करते थे यानी कि जो वजन करने के बाट थे, है ना, वो आपको स्टैंडर्ड देखने को मिला करते थे। एक हमारा हुआ करता था दोस्तों कि स्टैंडर्ड बाइनरी के जो बाट थे, जैसे 1 2 4 6 16 32 इस तरीके के हमारे है ना स्टैंडिंग वजन की हमारे पास बाट हुआ करते थे और उसमें वो सामानों को नापा करते थे। क्यूब के आकार के बाट्स है ना जो थे वो उस टाइम पर अवेलेबल हुआ करते थे। अब इतनी बड़ी ये सिविलाइजेशन रही, इतनी एडवांस ये सिविलाइजेशन रही, इस सिविलाइजेशन की एंडिंग का क्या स्ट्रक्चर है या फिर यहां पर गवर्नेंस का क्या स्ट्रक्चर हुआ करता था, ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो सबसे पहले दी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की अगर हम बात करें, एक्सट्रीम यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलती है कि यहां पर एक तरीके से क्या है बेटा कि जो ईंटें थी उन सारी ईंटों का जो साइज था वो कहीं ना कहीं हजारों माइल्स का डिफरेंस है अलग अलग शहरों में, लेकिन सारे के सारे शहरों के अंदर ईंटों का साइज एक तरीके से ही है। हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि कोऑर्डिनेट मेसिव लेबर रिक्वायर्ड, कि यहां पर सिटाडेल को बनाने के लिए बहुत ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट हुई होगी। स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट ऑफ फैक्ट्री, कि यहां पर जो ज्यादातर फैक्ट्रीज को सेटल किया जाता था वो जो हमारे समुद्र के पास वाले एरियाज थे वहां पर किया जाता था।
नो रॉयल टॉम्ब। आप देखें दोस्तों कि एक तरीके से हमें देखने को मिलता है कि यहां पर ना बड़े लेवल पर ना तो कोई वॉरफेयर यानी कि लड़ाई के सबूत मिलते हैं, और ना ही कोई रॉयल यानी कि राजा महाराजाओं के ज्यादा एक तरीके से कोई प्रमाण देखने को मिलते हैं। अब अलग अलग थियरीज हैं कि इस पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन को कैसे रूल किया जाता रहा होगा, उसको हम लोग देखते हैं। पहली थियरी कहती है कि भैया ये एक एलेगिटेरियन सोसाइटी थी, मतलब सब लोग इक्वल थे, एवरीबडी वॉज इक्वल, सब लोग समान थे, कि वहां पर कोई रूलर नहीं था, कोई राजा नहीं था, सबको इक्वल स्टेटस दिया हुआ था, सब लोग इक्वल थे। अनलाइकली गिवन इन दी हायर कॉम्प्लेक्स, कि यहाँ पर कोई ऊंचा नहीं था, सब लोग मिलकर एक तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से अपने शहरों को चलाते थे और अपने जो दफनाने के या फिर जो भी डेली एक्टिविटीज होती थी मिलकर कलेक्टिवली करते थे। कोई ऊपर नहीं था, कोई नीचा नहीं था, सब समान तरीके से थे। दूसरी थ्योरी हमें आती हुई दिखती है जिसके अंदर बोला जाता है दोस्तों कि मल्टीपल रूलर्स थे, कि ऐसा नहीं था कि सब इक्वल थे, बल्कि छोटे छोटे शहर थे और हर एक शहर का कोई ना कोई एक रूलर था। और ये जो अलग अलग के इंडिपेंडेंट लीडर्स हुआ करते थे हर एक शहर के, और अनलाइकली गिवन टू द एक्सट्रीम यूनिफॉर्मिटी, कि एक तरीके से क्या है दोस्तों कि यहाँ पर ये जो एक्सट्रीम यूनिफॉर्मिटी आई है कि सब चीजें एक जैसी हैं, कि ये सामान को एक जैसा चलाने की कोशिश करते थे, लेकिन छोटे छोटे रूलर्स हुआ करते थे जो अलग अलग शहरों को संभाल रहे थे। ये सेकंड थ्योरी हमें आती हुई दिखती है। तीसरी थ्योरी जो है उसके अंदर बोला जाता है दोस्तों कि सिंगल स्टेट ऑटोनॉमी, मतलब क्या है, द वास्ट कोऑर्डिनेट ऑफ लेबर एंड, आप देखें दोस्तों कि स्टैंडर्डाइज, के एक तरीके से बड़े लेवल पर मजदूरों का होना, उसी के साथ साथ आपको देखने को मिलता है कि है ना शहरों को इतने बड़े लेवल पर बनाना। इसके लिए देखने को मिलता है दोस्तों कि इतने सारे राजा लोग मिलकर उसे नहीं कर सकते। इसका मतलब होगा कि कोई एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होगी जो सबको चला रही होगी और उसके अंडर ही सब लोग काम कर रहे होंगे। ये तीन थ्योरीज आती हुई दिखती हैं कि उस टाइम का जो समाज रहा था वो कैसे लार्जली चला करता था। अलग अलग तरीके की चीजें यहां से हमें ढूंढने को मिलती हैं बेटा। अगर आप बात कर लेते हैं तो हमें आता हुआ देखने को मिलता है द ग्रेट बाथ, यानी कि एक बहुत बड़ा स्नानागार हमें देखने को मिलता है जो मोहनजोदाड़ो से हमें मिलता हुआ देखने को मिला है। और इसके अंदर लार्जली लोग कलेक्टिव बाथिंग लिया करते थे, मिलकर बात किया करते थे, और किसी पूजा के टाइम पर या फिर किसी तरीके से कोई रिचुअल को पूरा करने के लिए इसको यूज किया जाता था। हमें टेरिकोटा की फीमेल फिगर देखने को मिली है जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जिसको हैवी ज्वेलरी पहनाई गई है, जो एक तरीके से बताता है दोस्तों कि ये लोग है ना जो फीमेल डेटी हुआ करती थी ना उनकी पूजा किया करते रहे होंगे, ये हमें दिखा। फिर हम देखते हैं कि हमें एक सील देखने को मिली है जो पशुपति की सील है, यानी कि उस सील को अगर आप देखते हैं तो उसके ऊपर आपको देखने को मिलता है कि है ना पशुपति, भगवान पशुपति का एक तरीके से चेहरा दिया गया है। और उसके अंदर आसपास बहुत सारे अलग अलग जानवर दिखाए गए हैं, जैसे यहाँ पर हाथी है, यहाँ पर आपको गेंडा दिख रहा है ना, ये दिखाया गया है। और इसे प्रोटोशिव भी कहा जाता है, ये हमने देखा। प्लांट और एनिमल्स के भी हमारे कुछ अलग अलग सील्स मौजूद हैं जो उस टाइम के अलग अलग जानवरों को डिपिक्ट करते हैं। और कुछ ऐसे जानवर हैं जो बिल्कुल इमेजिनरी हैं, जैसे आपको यूनिकॉर्न भी इसमें देखने को मिल जाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि ये जो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन थी जो इतने बड़े लेवल पर मौजूद थी, इसकी एंडिंग किस तरीके से होती है या फिर इसका खात्मा किस तरीके से होता है, हमें देखने को मिलता है दोस्तों दी सिम्टम्स ऑफ कोलैप्स के 1900 बीसीई से लेकर 1300 बीसीई तक का जो हमारा स्ट्रक्चर है कि मेजर सिटीज आर अबंडेंट, कि अचानक से शहर खाली होना शुरू हो जाते हैं। और इसके बारे में कोई ज्यादा लिखित हमारे पास रीजन देखने को नहीं मिलता, लेकिन हम देखें दोस्तों कि कुछ अलग अलग थियरीज हैं जो मानी जाती हैं। सबसे पहले थियरी आती है जिसके अंदर ये बोला जाता है दोस्तों कि आर्यन इन्वेजन हुआ। आर्यन इन्वेजन का मतलब क्या है कि जो हमारा सेंट्रल एशिया है वहां से आर्यंस आए और उन्होंने आकर एक तरीके से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनको खत्म कर दिया और एक तरीके से पूरी सिविलाइजेशन का खात्मा हो गया। ये पॉइंट हमने एक तरीके से देखा। GF Dales provide the skeleton where the standard burial with no battle arm. Modern DNA studies from है ना शोज जेनेटिक कनेक्टिविटी कि एक तरीके से कुछ और स्टडीज हुई हैं जिससे पता चला कि भैया यहाँ पर कोई वॉर तो नहीं हुई है, कि जो ज्यादातर लाशें मिली हैं उसके अंदर वॉरियर्स तो नहीं थे, सामान्य से लोग और उनकी लाशें देखने को मिली हैं। तो इसका मतलब है कि शायद ऐसा हुआ हो कि वहां पर कोई बीमारी बड़े लेवल पर फैली हो या फिर एक तरीके से है ना ह्यूमन डिजास्टर आई हो जिसने बड़े लेवल पर चीजों को तबाह कर दिया, जैसे फ्लड या बाढ़ आई हो। एक्सेप्टेड रियलिटी क्या है अगर हम बात करें कि सिस्टमेटिक फेलियर, कि एक तरीके से जो पूरा का पूरा सिस्टम था ना वही फेल हो गया था। द कोलैप्स वाज क्लाइमेट ड्रिवन, लार्जली माना जाता है दोस्तों कि क्लाइमेट के अंदर एक तरीके से बहुत बड़ा चेंज हुआ। द डाइंग ऑफ अ सरस्वती रिवर, के जो सरस्वती रिवर थी वो सूख गई थी। शिफ्टिंग मानसून, मानसून जो उस जगह पर था वो कहीं ना कहीं हमें शिफ्ट होते हुए दिखता है। मानसून पैटर्न बदलता हुआ दिखता है, बड़े लेवल पर पेड़ कटते हुए हमें देखने को मिलते हैं। जो लैंडस्केप था वो कहीं ना कहीं हमें एक तरीके से बंजर बनता हुआ दिखता है और इसीलिए जो ये पूरे के पूरे शहर थे वो हमें बंजर, वीरान या फिर खत्म होते हुए देखने को मिलते हैं।
अब इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर किन किन लोगों ने इसको ढूंढा, किन किन लोगों ने इस पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने इंडिया के अंदर आने के बाद ना इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे को स्टैब्लिश किया, और उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं एलेक्जेंडर कनिंघम। इस व्यक्ति का नाम आप याद रख लीजिए। ये भाई साहब वो हैं जो एक तरीके से, है ना, इंडिया के अंदर जो स्टार्टिंग की हमारी जो चीजें निकला करती थी ना, उसको ढूंढने में इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था। रिलाइड हैविली ऑन चाइनीज पिलग्रिमेज टेक्स्ट, के ज्यादातर जो इनकी सोच रही थी, आप देखें दोस्तों कि वो जो बाहर से आए हुए जो हमारे चाइनीज यात्री थे उन पर थी। और इनके टाइम पर भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे हमारे कुछ ऑन्यूमेंट्स या फिर कुछ टेक्स्ट मिले थे, लेकिन इन्होंने उसको किससे जोड़ दिया था? इन्होंने उसको जोड़ दिया था कि वो 6th सेंचुरी के हैं, है ना, 6th सेंचुरी के हैं, उससे जोड़ दिया था। और ये पूरे तौर पर आप देखें दोस्तों कि ये उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन को ये क्रैक नहीं कर पाए थे। फिर हमें आते हुए देखते हैं दोस्तों कि जॉन मार्शल का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आप देखते हैं दोस्तों, ये लीड कर रहे थे उस टाइम पर। और जॉन मार्शल वही आदमी हैं जो एक तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दे रहे हैं, और इन्हीं की लीडरशिप में बड़े लेवल पर हम देखें कि दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी के जरिए इस सिविलाइजेशन का पूरे तौर पर एक तरीके से, है ना, स्टार्टिंग या फिर इसको खोज कर ली गई। और ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पूरे भारत के लिए आता हुआ देखने को मिलता है। तो यहां तक तो हमने क्या किया बेटा कि ये जो हमारा चैप्टर था और उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, है ना, जिसके अंदर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्ट्रक्चर, वहां पर लोगों के रहने का तरीका, वहां पर लोगों के बरी करने का तरीका, वहां पर लोगों के सामान को बनाने का तरीका, ईंटों के बनाने के तरीके को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि जो हमारा ये आज का सेशन हो ये आपको समझ में आया होगा। अब आप लोगों से मुलाकात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और उसके अंदर एक और टॉपिक का बहुत अच्छे तरीके से करते हैं एनालिसिस। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद।